आप देख रहे हैं खबर 24 आवर्स। अपनी बिंदास आवाज, सकारात्मक विचार और विनम्र स्वभाव से लोगों का दिल जीतने वाले और साथ ही उत्तराखंड में पहले डिजिटल रेडियो की शुरुआत करने वाले उत्तराखंड के चहीते आरजे काव्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कुछ उनके बारे में तो कुछ उत्तराखंड के ओहो रेडियो स्टेशन मेरे हिल की धड़कन के बारे में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आपका और बहुत बहुत बधाई हो आपको जिस तरीके से आपने पहला एक कदम बढ़ाया, उत्तराखंड में एक पहला डिजिटल रेडियो आपने लॉन्च किया है। सर, क्या कुछ इसकी थीम रहने वाली, क्या कुछ विशेषताएं हैं? जी, थैंक यू सो मच हमारे ऑफिस आने के लिए। और देखिए, विशेषता तो पहले यही है कि इंटरनेट का ज़माना है और हर कोई इंटरनेट कंज्यूम करता है सुबह से शाम तक। सुबह उठते ही आप अपने मैसेजेस चेक करने लगते हो, रात को सोते हुए आप देखते हो कि क्या कुछ हुआ है देश दुनिया में। तो वही कोशिश है कि रेडियो बहुत वक्त से बदल नहीं रहा था। जो रेडियो चल रहा था वो पिछले 18-20 साल से एक ही तरह से चल रहा था। और क्योंकि रेंज का सबसे बड़ा इशू था कि मान लीजिए देहरादून में रेडियो स्टेशन है तो सिर्फ देहरादून तक सुनाई दे रहा है, एयरपोर्ट से आगे सुनाई नहीं दे रहा था। तो हमारी कोशिश ये है इसके अंदर, ओहो रेडियो के अंदर, कि भाई उसको इंटरनेट पर लाकर देश दुनिया तक हम उसको पहुंचाएं, और जिसमें हम लगातार सफल हो रहे हैं। अगर जिस वक्त पे हम ये बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि कल की डेट में लॉन्च के एक दिन बाद की अगर मैं बात करूं तो करीब 23,000 लोग एक्टिव थे ओहो रेडियो पे एक दिन के अंदर, जो कि मतलब लॉन्च के एक दिन बाद का ये फिगर मैं आपको बता रहा हूं। तो यानी कि इतने लोग जुड़ रहे हैं और उत्तराखंड के हर जिले से, देश के हर कोने से और दुनिया में जहां भी लोग उत्तराखंड के रहते हैं वो लोग लाइव रेडियो का आनंद उठा रहे हैं अपने सेलफोन पे, ऐप के जरिए। तो यही विशेषता है और यही खूबी है कि ये आपके सेलफोन पे है, आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है कार के ऊपर और रेडियो सेट के ऊपर। सर, किस तरीके के कार्यक्रम इस पर संचालित किए जाएंगे? कार्यक्रम देखिए मॉर्निंग आवर में, क्योंकि रेडियो जो है ना वो जन माध्यम जिसको कहते हैं, एक ओल्ड स्कूल जो रेडियो होता था जिसमें सबके लिए सब कुछ होता था, तो हमारी भी वही कोशिश है। मॉर्निंग सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक भक्ति शो, जो डिवोशनल शो है वो प्ले होता है, डिवोशनल म्यूजिक प्ले होता है, वो सुन रहे हैं लोग। शुभारंभ हमने उसका नाम रखा है, ओहो शुभारंभ। और उसके बाद में द उत्तर का उत्तर शो, जिसको मैं करता हूँ, हिंदुस्तान के रेडियो में सबसे बड़ा लाइव शो है ये। सुबह 7 से लेकर दोपहर 1 बजे तक 6 घंटे का लाइव शो होता है। उसके बाद स्वेगिस्तान करके आरजे अर्जुन है हमारे, वो शो करते हैं। फिर आरजे हमारी तरुणी है जो शाम शानदार करके शो करती हैं। उसके बाद में रात का एक शो है बावरामन स्टोरी टेलिंग का। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी संडे की प्रोग्रामिंग हमने तय करी है जिसमें कुछ अलग अलग तरह के शोज आ रहे हैं, जिसमें महिलाओं को लेके शो है, यूथ को लेके जो स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं उनको लेके है, फौज के जवानों को लेके शो है। ये ओवरऑल प्रोग्रामिंग है। सर, जिस तरीके से पहाड़ों में कई तरह की दिक्कतें दिख रही, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर, साथ ही साथ युवाओं की भी आपने बात की थी एक इंटरव्यू के दौरान, तो उनको लेके क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? नहीं, डेफिनेटली हमारी कोशिश ये है, एक तो क्योंकि जो हमारा मीडियम है बहुत ही लाइव मीडियम है। मतलब जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। कल क्या हुआ कि जब मैं रेडियो पे यहाँ पे बात कर रहा था, मैंने कहा कि कहाँ कहाँ से आप सुन रहे हैं जरा बताइए, देहरादून में बारिश हो रही है, आपके यहाँ क्या सीन है। तो तुरंत मतलब मैंने यहाँ से बोला और अगले 30 सेकंड्स के अंदर मुझे रुद्रप्रयाग से किसी ने मैसेज करा कि बहुत बारिश हो रही है और पूरे घर वाले हम लोग आग जला के आपका रेडियो सुन रहे हैं। मतलब विद इन 30 सेकंड जो है इन्फॉर्मेशन वापस आ जा रही है। 2 वे कम्युनिकेशन है। तो मान लीजिए हमारा रेडियो कैसे हेल्प कर सकता है। आप ये समझिए कि मान लीजिए उत्तराखंड के किसी गाँव में कोई रेडियो सुन रहा है और वहां पे कोई दिक्कत हुई, मान लीजिए मेडिकल की कोई प्रॉब्लम हुई, उसने हमारा व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि ऐप पे है, उसी ऐप पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जो लाइव हमारे स्टूडियो से जुड़ा हुआ है, जो आरजे जिस वक्त शो कर रहा है उसको दिखाई देता है। तो आपने मान लीजिए बोला कि हमारी मेडिकल इमरजेंसी, और यहां से जब हमने अनाउंस किया तो उस वक्त जितने भी 1000 लोग सुन रहे हैं उतने लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन एक साथ पहुंच गई। आमतौर पे ऐसा होता है कि भाई एक दिन बाद मालूम चलता है कि यार कल ये प्रॉब्लम हुई थी। तो रेडियो का ये एक अपने आप में जो लाइव रेडियो का एक जो फील है, तो ये हमारी कोशिश है कि इस तरह से हम कुछ हेल्प कर पाएं, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएं। सर, आउट ऑफ कंट्री की भी आपने बात की है, इंडिया से आउट ऑफ, तो वहां से कैसा रिस्पांस आ रहा है अभी? बहुत जबरदस्त है। 177 कंट्रीज में ओहो रेडियो को सुना जा रहा है। 177 कंट्रीज के अंदर अलग अलग शहरों में, छोटे छोटे जो शहर हैं, सियाटल में कोई सुन रहा था, लंदन में कोई सुन रहा था, मॉरिशस में सुन रहा था, कुवैत में, कतर में बहुत सारे लोग हैं होटल इंडस्ट्री में। वहाँ पे यूएई से बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है कि यूएई में तमाम सारे लोग सुन रहे हैं। तो उन लोगों को तो मतलब मैं आज मॉर्निंग भी जब शो कर रहा था तो लोग यही लिख रहे थे कि यार जब हम यहाँ पे सुन रहे हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कहीं विदेश में, ऐसा लग रहा है अपने उत्तराखंड में कहीं पे अपने गाँव में कुछ काम कर रहे हैं और वहीं पे रेडियो प्ले हो रहा है। क्योंकि हम हिंदी के साथ साथ पहाड़ी म्यूजिक भी प्ले कर रहे हैं, पहाड़ों की भी बात कर रहे हैं। तो एक जो अपने घर की याद होती है या उस तरह की चीजें हैं, तो वो लोगों को कनेक्ट हो रहा है वहाँ पे।
सर थोड़ा बता पाएंगे किस तरीके से इसका प्रोसेस है, मतलब ये जो आपने ओहो रेडियो लॉन्च किया है इसका कैसा प्रोसेस है, डाउनलोड करने के बाद क्या कुछ आगे की प्रक्रिया रहने वाली है? बहुत सिंपल होता है। आप सेलफोन मान लीजिए एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं या एप्पल का iOS उस पे हैं, तो आप प्ले स्टोर या iOS पे जाइए, ओहो रेडियो OHO ओहो रेडियो RADIO टाइप कीजिए। वो जैसे ही डाउनलोड हो जाता है आपको जस्ट अपना नाम और फ़ोन नंबर डालना है, और लोकेशन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या जब ऐप यूज़ कर रहे हैं तब की लोकेशन, वो कोई बहुत भारी काम नहीं है। और प्लस जब आप अपना नाम डालते हैं, बेसिकली वो जब आप रेडियो सुनते हैं तो वो आपको आपका नाम दिखाता है कि ओके आपके फ़ोन पे, तो उस चीज़ के लिए बस इतना सा है। और उसके बाद म्यूज़िक अपने आप प्ले होना स्टार्ट हो जाता है रेडियो। कोई आपको हेडफोन या ईयरफोन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो विदाउट उसके भी चल जाता है। प्लस क्या है, अगर आपको कार में सुनना है तो आप ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए, वो रेडियो आपके कार में प्ले होने लगता है। तो ये सर पहले कनेक्टिविटी की कई दिक्कतें होती थी रेडियो में, जैसे आपने डिजिटल लॉन्च किया है तो इससे जो पहाड़ी लोग हैं कितना प्रभावित होंगे इससे? बहुत ज़्यादा, बिकॉज देखिए जो फ्रीक्वेंसी मीडियम होता है उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है कि वो 10 किलोमीटर अगर कम्युनिटी रेडियो है या प्राइवेट FM चैनल है तो एक शहर तक सुनाई दे रहा है। उसके बाद जैसे आप हिल्स में जाते हैं तो कनेक्टिविटी टूट जाती है, 30 किलोमीटर से ज़्यादा वो नहीं जाता था। लेकिन क्योंकि ये इंटरनेट पे है और इंटरनेट एक नॉर्मल 2G इंटरनेट पे ये चल जाता है, हमने इसको कोशिश लो फ्रीक्वेंसी पे रखा है, लेकिन क्वालिटी इसकी हाई है। जो जिस पे हम यहाँ से प्ले कर रहे हैं वो हाई उस पे प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे भी उसको सुन सकते हैं। मसलन 96 kbps की स्पीड, अगर एक 2G स्पीड भी आपके फ़ोन पे आ रही है, और आजकल 2G स्पीड सभी जगह है, मतलब लोग वीडियोस देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे, तो उतने हैवी वीडियोस अगर वो देख पा रहे हैं तो ये तो बहुत ही कम स्पीड है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर कम स्पीड भी आपके सेलफोन पे है तो आप इस रेडियो को सुन सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए मतलब एक सुनने वाले के लिए एक नए तरह का ये रेडियो एक्सपीरियंस है। सर कई दफा देखा गया है कि आप कई वीडियोस में मतलब पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, उनकी समस्याओं को उजागर करते हैं। कई बार मुख्यमंत्री भी आपके कार्यक्रम में आकर उद्घाटन करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को भी इसमें कहीं ना कहीं अपना सहयोग देना चाहिए? किस चीज़ में? सर अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो। अब यार ये तो क्या बोलो, ये तो वैसा एक टॉपिक है, बट ऑब्वियसली उनको अगर कहीं पे लगेगा कि हम उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं या कुछ इस तरह के प्रोग्राम अगर हम बना सकते हैं तो मेरे ख्याल से वो करेंगे। बट ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब इस तरह की कोई सोच, बिकॉज पहली प्राइमरी हमारी कोशिश तो यही है कि भाई जनमानस तक पहुँचें, उनको एंटरटेन करें, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, उन तक कुछ अच्छी चीज़ें। मुख्यमंत्री जी जब आए थे उन्होंने भी बात कही थी कि काव्य का जो रुझान है पहाड़ों को लेके, महिलाओं को लेके, जो पहाड़ में बच्चे हैं उनको लेके कुछ ना कुछ करता रहता है, सोचता रहता है, तो ये हमको अच्छा लगता है। और हम डेफिनेटली कुछ हेल्प लेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने भी यही कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप सरकार तक अपना कोई संदेश पहुँचाना चाहते हैं तो आप वो रेडियो के माध्यम से पहुँचाइए, हम तक वो पहुँच जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी, तो ये हमारे लिए तो एक तरह से हम कहेंगे बहुत अच्छा सपोर्ट और एक उन्होंने जिसको कहते हैं ना हौसला अफजाई है। सर वैसे आपने पलायन की भी बात की कि वो रेडियो में इस तरीके के मुद्दे उठाएंगे, पलायन को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं जैसे भिक्षा की अगर बात की जाए नशे में पड़ते जा रहे हैं, क्या उसको लेकर भी कोई कार्यक्रम होंगे? बिल्कुल, वो मैंने लगातार इससे पहले भी जब मैं दूसरे चैनलों का हिस्सा था तब भी कोशिश करी थी। सड़क पे अगर मान लीजिए कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम है उसको लेके, या बच्चे 2 व्हीलर अंडर एज बच्चे जा रहे हैं उसको लेके। पीछे उत्तराखंड पुलिस के साथ में एक काम किया था जिसमें कि भिक्षा नहीं शिक्षा दीजिए करके, तो कोशिश हमने करी है। और DGP सर अशोक कुमार सर भी हमारे स्टूडियो आए थे, उनको भी मैंने ये कहा था कि सर क्योंकि अब तो पूरे उत्तराखंड में वो रेडियो सुना जा रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल काव्य हम साथ में काम करेंगे, बिकॉज हमें भी ज़रूरत है और मिलके कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट संजय गुंजियाल सर जो IG STRF थे, अभी वो कुंभ की पूरी जिम्मेदारी उनके पास है, तो उन्होंने खुद ने कहा कि काव्य कैसे हम उत्तराखंड पुलिस को इसमें जोड़ सकते हैं, बिकॉज तुम्हारा रेडियो सभी जगह सुना जा रहा है ऐप के थ्रू, दिल्ली NCR इधर उधर देश के अंदर और विदेशों में भी, तो वहाँ से जब लोग कुंभ में आएंगे तो कैसे हम पुलिस ऐसी व्यवस्था करें या उनको कोई दिक्कत ना हो, रेडियो के माध्यम से हम वो संदेश वगैरह पहुँचा सकते हैं, तो कैसे हम साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं, इस बारे में सोचना उन्होंने मुझे कहा था, संजय गुंजियाल सर ने। तो ये सारी चीज़ें, और मेरी भी कोशिश यही है कि भाई देखिए हम इस प्रदेश में हैं और मीडिया की बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कि अगर हम मिलकर कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएं अपनी तरफ से, क्योंकि मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है। आप किसी भी दिशा में, आप सही गलत दोनों दिशाओं में लोगों को ले जा सकते हैं, तो क्यों ना एक सही डायरेक्शन में ले जाए और कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि हमारी तरफ लोगों की नज़र भी रहती है और हम लोगों से उम्मीद भी होती है। बिल्कुल सर, ये तो आपने ओहो रेडियो से जुड़ी कई बातें कही, कई साल मतलब 12 साल आपको इस लाइन में हो चुके हैं, तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, क्या कुछ दिक्कतें हैं आपके सामने, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए।
यार दिक्कतें तो पल पल होती हैं। शुरुआत की अलग दिक्कत थी, ज़बान का प्रॉब्लम था जो मैं हमेशा कहता हूँ। आज शायद जितनी खूबसूरती से बोल लेता हूँ लोगों को लगता होगा अरे वाह मज़ा आ गया। तो शुरुआत में नहीं था ऐसा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, ज ज़ स श ये बहुत दिक्कत होती थी। फिर जब थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर ये था कि यार कुछ और बेहतर करा जाए। फिर अलग अलग शहरों में गए तो फिर ये था कि इन शहरों का हिस्सा कैसे होएं कि वहाँ पे लगे कि हाँ यार कोई अपना बात कर रहा है। तो हरदम अलग चैलेंज होते हैं। फिर 12 साल रेडियो करने के बाद में सोचा कि कुछ अब और क्या किया जाए, क्या टारगेट लिया जाए अपने लिए। मैं हमेशा टीम को यही कहता हूँ कि खुद के लिए अपने टारगेट बनाइए, कोई और आपके लिए टारगेट क्यों बनाए कि मुझे ज़िंदगी में आगे क्या करना है। तो 12 साल करने के बाद में लगा यार कुछ ऐसा करा जाए कि पहाड़ों में जो लोग हैं या जो बाहर रह रहे हैं वो कैसे रेडियो सुने, क्योंकि वो लगातार कहते थे कि हम कैसे सुन पाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम में इंटरनेट है, ऐप वगैरह लोग सुनते हैं, तो लगा कि ऐसा कुछ करा जाए। तो चैलेंजेस पल पल होते हैं, आज भी एक चैलेंज है। बरसों को ये कह रहा था कि यार जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मीडियम पे सुन रहे हैं वो लोग कैसे ऐप पे आएंगे, डिफिकल्ट नहीं होगा। अब मैं आपको डेटा बता रहा हूँ कि आप सोचिए 23,000 लोगों ने कल सुना, तो कहाँ डिफिकल्ट है बताइए। वो तो नॉर्मल, आप फ्रीक्वेंसी भी तो एक बार सेट तो करते ही हो, या आप कोई टेलीविजन चैनल देख रहे होते हो तो एक बार उसको सर्च तो करते ही हो। तो वही है, सिंपल है। चैलेंजेस होते हैं लेकिन जब आप उनको पार पाते हैं, और सपोर्ट पब्लिक का बहुत अहम होता है। और जिस तरह से मेरे को प्यार मिलता है या लोग प्यार करते हैं और आप मीडिया वाले भी बहुत प्यार करते हैं, तो अच्छा ही लगता है। आई मीन लगता उतना थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होती है लेकिन फिर जब उससे आगे निकल जाते हैं तो लगता है कि यार नहीं उतना भी डिफिकल्ट नहीं था। तो ये चीज है। अगर सर मीडिया में और भी कई सारे आपके साथ ऑप्शन थे तो आपने आरजे ही की लाइन क्यों चुनी, मतलब ऐसा क्या रहा? नहीं, ऑप्शन तो क्या होते हैं, अब पहाड़ से जब आप निकलते हो मालूम बहुत ज्यादा होता नहीं है। मेरे को ऐसा लगा, तब ये वीडियो टीवी वगैरह इतना, मतलब टेलीविजन तो था पर वीडियोस वगैरह इस तरह से वो नहीं थे। और मुझे ऐसा लगता था यार अब टीवी में तो कहाँ जाएंगे हम, कौन लेगा हमको। जब दिल्ली गया वहाँ रेडियो सुना, गाने सुने, थोड़ा बोलने वगैरह का शौक था, तो लगा यार ये वाला चीज कर सकते हैं, इसमें ठीक है, कोई देख नहीं रहा है और कुछ बोल लेंगे ऐसे, तो उसी तरफ चले गए। बट फिर वो होता चला गया। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत सारे ऑप्शंस थे या ऐसा कोई इतना खास टैलेंट भी नहीं था उस टाइम पे। तो वो तो धीरे धीरे करते गए, काम करते गए, थोड़ा अच्छा बोलने लग गए, थोड़े प्रेजेंटेशन बढ़िया हो गई तो लोगों को लगा यार तुम तो नेचुरली गिफ्टेड हो, वैसा वाला। पर ऐसा कुछ नहीं था, मतलब वो धीरे धीरे होता चला गया एक्चुअली। तो ये बात है। सर कई बार आपने कहा कि आप में पढ़ाई में रुझान कुछ ज्यादा नहीं रहा तो मतलब क्या था वो सर? हाँ, वो एक्चुअली मेरे माँ बाप भी कई बार कहते हैं तुम तो अपने फेल होने को भी ऐसे बताते हो जैसे तुमने कुछ वर्ल्ड कप जीत लिया हो। मतलब कौन बताता है ऐसे कि मैं फेल हो गया था और ये हो गया था, वो हो गया था। बट यार मैं ये बात इसलिए बताता हूँ ना, बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि यार ठीक है, कोई जिंदगी में मान लीजिए आप अच्छे नंबर लाए तो अच्छी जॉब्स मिल गई, बहुत अच्छी बात है। बट यार ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत सारे बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, उनका भी तो कुछ होता है ना। तो मैं इसलिए वो एग्जाम्पल बार बार कोट करता हूँ कि यार मतलब घबराओ मत कि अगर आप मार्क्स कम आ गए या फेल हो गए किसी क्लास में या किसी चीज़ को, बिकॉज उसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को। और मेरे तो अभी मैं थोड़ी देर पहले जब आपसे बात कर रहा हूँ, इससे 1 घंटे पहले पीके पात्रो साहब जो अपने राजा जी नेशनल पार्क में हैं, उनसे कुछ बात कर रहा था, वो यहीं आए हुए थे। तो तब वो कह रहे थे कि रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, और सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो, उन्होंने भी ये कहा कि काफ़ी शायद मान लीजिए ये टर्निंग पॉइंट था कि अगर तुम नहीं हुए होते, दिल्ली नहीं जाते, रेडियो नहीं सुनते, तुम्हें मालूम नहीं चलता कि रेडियो क्या है। क्योंकि उस टाइम पे 2003-4 में तो कहाँ, इमेजिन कीजिए, लोगों को कहाँ पता था। बल्कि जब इससे पहले मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, 2018 में जब हमने यहाँ रेडियो स्टेशन लॉन्च किया था, तब जाके कई लोगों को उत्तराखंड में पता चला अच्छा रेडियो भी कुछ होता है या इस तरह से होता है। तो 2003 में तो पता ही नहीं था। तो वो चीज़ है। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि यार वो टर्निंग पॉइंट तो था ही मेरे लिए, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि घबराइए नहीं। अगर कुछ गलत हो जाता है लाइफ में, हो सकता है वहाँ से एक नया रूट खुलता है आपके लिए, एक नई जगह खुलती है, एक नया रास्ता खुलता है, और उस रास्ते पे हो सकता है कि आप कुछ बेहतर कर जाए। सर एक चीज भी और कोड की थी आपने उसमें कि जो किताबी नॉलेज है उससे ही किसी समवन की कोई डेस्टिनी को नहीं किया जा सकता कि हाँ, मतलब वो बात है, क्योंकि किताब में क्या है ना, किसी ने कुछ लिखा है, वो अपना एक्सपीरियंस लिखा है, वो उसका अनुभव था। आपके जीवन का अनुभव, आपके काम करने का तरीका वो अलग है। जैसे आमतौर पे लोग मेरे से कहते हैं कि अच्छा आप रेडियो में आए तो फिर मास कॉम आपने कहाँ से किया। मैंने कहा मैंने तो मास कम्युनिकेशन करी ही नहीं, क्योंकि ठीक है जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे, तो एक नॉलेज मिल रही है। बट मेरी तो मास कम्युनिकेशन एक्चुअली रेडियो में आने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद, सीखते सीखते हो गई।
और बल्कि कल भी कोई मीडिया वाले मेरे से कह रहे थे कि यार कितना अच्छा हो कि जब आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म खोला है तो यहाँ पे जो देहरादून में मास कम्युनिकेशन के कॉलेजेस हैं वो आपसे कोलैबोरेट करें, अपने बच्चों को आपके पास भेजें तो आप शायद ट्रेन कर दें। मैंने कहा यार बिल्कुल, मेरे पास ही क्यों, मैंने कहा आपका टीवी चैनल है, आपके पास भी भेजें, क्योंकि एटलीस्ट क्या होगा, उन बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी ना। क्योंकि किताब में तो यार पहले किसी ने कुछ लिख दिया आज से, और वो 25 साल 30 साल पहले कोई किताब लिखी थी वो आज भी वही पढ़ा रहे कि रेडियो का आविष्कार कब हुआ, हिंदुस्तान में कब रेडियो आया। ये इससे क्या करोगे आप, मुझे बताओ। अगर मेरे को किसी आरजे को यहाँ पे हायर करना, मेरे को इस बात से क्या मालूम मतलब है कि उसको ये पता है कि नहीं कि रेडियो कब आया। मुझे इस बात से मतलब है कि वो आज क्या बात कर रहा है, या आप अगर टीवी के लिए काम कर रही हैं तो मुझे इस बात से मतलब है कि आप आज क्या बोल रही हैं। आपको टीवी का आविष्कार किसने किया ये पता है कि नहीं पता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, आपके पॉजिटिव थॉट काफी अच्छे हैं। मतलब आपने जिस तरीके से अभी बताया, और आपकी जर्नी भी काफी अच्छी रही, हमने पढ़ाया, और कई सारी दिक्कतें भी आपको आई है सर। कोई ऐसा रहा है, कोई आपका इंस्पिरेटर रहा हो जिसको आप मानते हो? इंस्पिरेशन यार पल पल अलग अलग लोग होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, मैं बहुत बार कोट करता हूं कि 3 लोग, रतन टाटा, सौरभ गांगुली, आमिर खान, ये मेरे इंस्पिरेशन वैसे रहे हैं अपने अपने फील्ड में कि जिस हिसाब से इन्हें काम किया। फिर रेडियो में आया तो मंत्रा एक रेडियो जॉकी हैं, वो एक्टर भी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, उनसे बड़ा मुतासिर हुआ। जीतू राज को बहुत सुना, रौनक बहुत बड़े आरजे हैं इस देश के, उनके साथ मैंने एक साल काम किया। तो जब मैं उनको देखता था, उनका डेडिकेशन, वो सुबह उठ के जब शो करने आते थे, दिन में कुछ और कर रहे होते थे, शाम को टीवी के लिए शूट कर रहे होते थे, उसके बाद भी इतने काम कंपोस्ट, तो हर व्यक्ति से सीखने को मिलता है। तो बहुत सीखा है ऐसे बहुत सारे लोग, आज भी बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होता हूँ। जब उनका काम देखता हूँ लगता है यार क्या बात है यार, मज़ेदार है, ऐसा कुछ करना चाहिए लाइफ में। तो ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि आप लोगों से मुतासिर होते जाते हैं, सीखते जाते हैं, तो ये चीज़ है। सर जाते जाते आपकी जो प्रेजेंटेशन है रेडियो को लेकर, थोड़ा सा वो और एक संदेश जो देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, वो जरूर कीजिए। रेडियो की प्रेजेंटेशन टीवी पे बिल्कुल एक सॉन्ग होना चाहिए सर। जैसे आप हमेशा गढ़वाली सॉन्ग गाते हैं, आज हटके थोड़ा सा गढ़वाली के अलावा इंग्लिश सॉन्ग हो या कोई और हो। अंग्रेजी तो नहीं आती यार मेरे को अंग्रेजी गाने आते हैं। बट मैं एक वाकया आपसे शेयर करूंगा। अभी 2 दिन पहले किसी ने, जब ओहो लॉन्च हुआ, उसने इंस्टाग्राम पे ओहो रेडियो का वो ऐप का कि भाई कंग्रेचुलेशंस आरजे काव्य कि आपने उत्तराखंड वाले लोगों को एक प्राउड करने का मौका दिया है, और आप आगे बढ़ते चलो भाई। और उसके बैकग्राउंड में उसने गाना लगाया हुआ था, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों में मिलेंगे फूल बाहर के। तो वो जब गाना, मैं इतना इंस्पायर हुआ उस चीज़ से। मैंने कहा यार ये आदमी ने किस थॉट प्रोसेस के साथ में ये गाना इस वीडियो पे अटैच करके कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, मतलब वो उस बात ने मेरे को बड़ा इंस्पायर कर दिया एक्चुअली। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि पल पल ऐसे लोग आते हैं, और मैं कई बार लोगों से ही कहता हूँ कि यार ठीक है, हम कहीं से निकले कहीं तक पहुँचे, क्या है हमारे पास खोने को, जो भी मिला पाया ही है, कुछ ऐसा खोने को नहीं है। बट आज कई बार ऐसा लगता है ना, बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है। जब लोग इतना प्यार देते हैं ना, तो उस वक्त ऐसा लगता है यार कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है बॉस, तुम्हें नहीं हारना है, तुम्हें नहीं गिरना है, क्योंकि तुमसे कई लोगों ने उम्मीद लगा रखी कि तुम कुछ बेहतर करोगे तो वो भी कुछ बेहतर कर जाएंगे। तो वो बड़ा एक वैसा रहता है। सो खैर, मैं ज़्यादा जाते जो आप कह रही थी, जैसे हम रेडियो पे आमतौर पे बोलते हैं, तो आजकल मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि हेलो हाय नमस्कार, पहला प्रणाम उत्तराखंड, मैं हूँ आपका अपना उत्तर का पुत्र आरजे काव्य, और सुन रहे हैं आप द उत्तर का पुत्र शो। हर सुबह 7 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक हिंदुस्तान के रेडियो में सबसे बड़ा लाइव शो आपके लिए देहरादून से दुनिया तक करते हैं। कोशिश होती है देहरादून के साथ साथ उत्तराखंड के हर जिले, देश के हर बाशिंदे और दुनिया में जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं उनको जोड़ने की और एक ब्रिज बनने की कोशिश है। एंड आई एम श्योर हम यहाँ से साहस कर रहे हैं, आप वहाँ से सपोर्ट करेंगे। इसी तरह सुनते रहिए ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। तो ये थे उत्तराखंड के चहीते आरजे काव्या, जिन्होंने कई सारे किस्सों का जिक्र खबर 24 आवर के साथ किया।